अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों से शिकायतें होती हैं ना, अपने रिश्तेदारों से, माँ बाप से, लॉज से, दोस्त, सबसे शिकायतें होती हैं। और अगर लिस्ट बनाए ना तो जिन बातों पे शिकायतें हैं वो तादाद में कम होंगी और जो उनसे खुशियां मिली हुई हैं वो ज्यादा होंगी। लेकिन हम ज्यादा वैल्यू देते हैं शिकायतों को। अगर आप में से कोई मैरिड है सुनने वालों में से, और अगर सवाल पूछे जी कि आप मतलब औरत से पूछे शॉर्ट से खुश हैं, शॉर्ट से पूछे बीवी से खुश हैं, या जो नहीं है मैरिड, चलो माँ बाप से बात कर लेते हैं, बहन भाइयों से बात कर लेते हैं। एक तो हमारा प्रोफेशन ऐसा है ना कि हमें साफ बात करने से रोकता है। मतलब ऑडिटर भी कह रहा होता है मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे जो मैनेजमेंट ने कहा था मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो प्रोफेशन का भी असर होता है। तो हमसे जब कोई ओपिनियन मांगता है ना कि आप खुश हैं, तो हमारे जहन में ना पहले एक्सेप्शन रिपोर्टिंग आती है, हाँ ये मसला है वरना ठीक है। तो जब हमें किसी इंसान से फायदे मिलते हैं ना और हम उस पर शुक्रगुजार नहीं होते, अबू दाऊद 4 कुछ है पता नहीं, 4-8 पता नहीं, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। तो अगर मैं लोगों का शुक्रगुजार नहीं ना हो सकता तो फिर मैं अल्लाह का भी नहीं हो सकता। एक सवाल दिया था मैंने 2016 दिसंबर ना, उस जॉइंट अरेंजमेंट थे 2, जॉइंट वेंचर भी था और जॉइंट ऑपरेशन भी था। और इससे पहले भी सवाल मैंने 1-2 जो कराए हैं जॉइंट अरेंजमेंट वाले, उसमें ना इस वर्ड से कि 60% इन नेट एसेट्स, तो उससे हम अंदाजा लगा लेते थे कि जॉइंट वेंचर है। और जॉइंट ऑपरेशंस का एक सवाल किया था, उसमें भी सवाल वाले ने खुद बताया था, 2022 वाला सवाल था कि एक दफा उसको जॉइंट ऑपरेशन रख लें और एक दफा जॉइंट वेंचर रख लें। तो सवाल में ना हिंट मिल जाता है कि जॉइंट वेंचर है या जॉइंट ऑपरेशन है। तो इस सवाल में उसने दोनों ही नाम लेके बता दिए थे कि SV1 को ये मान लें और SV2 को ये मान लें। इसमें जो जो पॉसिबल मसले मुझे लगते हैं वो बता देता हूँ, आपने फिर जो पूछना होगा सामने बैठे और पूछ लीजिएगा। एक तो उसमें शेयर होल्डिंग में एक कंफ्यूजन होती है। हम हैं AL, एक है SV1, BL के साथ मिलके हमने इसमें 50-50% लगाया और इसको खुद जीरो से ही हमने क्रिएट किया टू सेट अप 2 सेपरेट व्हीकल्स। और जो इन दोनों SV1 और SV2 का कैपिटल बैलेंस शीट में आ रहा है इतना ही है जो शुरू में हमने पैसा लगाया था। SV1 का कैपिटल आ रहा है 400 मिलियन, इसका मतलब हमने 200 मिलियन लगाया था, ये हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट थी। फिर इसी तरह से BL और AL ने मिलके SV2 बनाया था, इसमें भी शुरू में 50-50 ही है दोनों में। और SV2 का कैपिटल देख के पता चल रहा है कि 100 मिलियन दोनों ने लगाया हुआ। फिर उसके बाद ये वाकया है 2012 जुलाई का, उसके बाद 1 जुलाई 15 को हमने SV1 में और शेयर्स खरीद लिए। अगर मैं इसको टाइमलाइन से बताऊं तो 1 जुलाई 15 और उससे पहले, इससे पहले हमारे पास होते थे SV1 के 50 शेयर्स, फिर हमने इसमें से 60% खरीद लिया, मजीद अपने पास ले आए। तो 50 का 60% ऑफ BL's ओनरशिप, तो 50 का 60 बन गया 30, तो हमने 30 और ले लिया जिसकी वजह से हमारा शेयर बन गया 80। तो इससे पीछे पीछे रिटेन अर्निंग पे ये लगना है और इससे आगे रिटेन अर्निंग पे 80 लगना है। और कितने का खरीदा? 140 और 3 और। तो इस वजह से आप देखेंगे तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर मैं टैली करा के दे रहा हूं, उतना खास मसला नहीं है, ऐसी टैली करा के दे रहा हूं। कितना बना? 340, 343, 443। तो आप अगर बैलेंस शीट में देखेंगे हमारी तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है 443। ऐसी टैली करा रहा हूं, उतना कोई मसला नहीं है इसको टैली कराने का। तो एक तो ये शेयर होल्डिंग की कहानी। फिर दूसरा, जब हम 30% और खरीद रहे थे, जब 50% था ना तो इसको सेटअप करने में लगाया था, लेकिन जब 30 और खरीदा तो यहां पर गुडविल दोबारा राइज हो सकती है। तो इस 30% खरीदने के लिए गुडविल की वर्किंग की है, जितने पैसे दिए थे और जो उस वक्त की इक्विटी का 30% बनता है, तो वो 11 मिलियन गुडविल आती है, वो हमने ग्रुप बैलेंस शीट में ले ली। इस यहां तक बताएं जो पूछना है। हाँ तो डाल दिया ना, आप कह रही 140 में शामिल है, इसीलिए चलो मैंने टैली करा दिया। 140 के अलावा 3 है, तभी तो 443 आ रहा है बैलेंस शीट में।
जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कॉस्ट होती है उसको एक्सपेंस आउट करते हैं कंसोलिडेट करते हुए। हाँ हाँ, तो हम इसमें 3 को एक्सपेंस आउट नहीं कर रहे हैं ना, रिटेन अर्निंग में किया तो है माइनस। तो इसमें से ये लेस ही करते हैं। आप कह रही हैं 140 में 3 शामिल है, मैं कह रही थी 143 में ये 3 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता। आप कह रही हैं 140 में 3 शामिल है या 3 उसके अलावा है? मैं कह रही थी वो मुझे पता है शामिल नहीं 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 शामिल। नहीं 143 से इसमें कॉस्ट जो आ रही है हाँ हाँ, 140 में 3 शामिल है, 140 के अलावा है। 140 के अलावा। हाँ ठीक है। अब आप कह रही हैं इसने कैपिटलाइज क्यों किया? वो उसकी मर्जी, उसने कैपिटलाइज किया, अब हम ठीक कर रहे हैं ना इसको। उसने तो उसको कॉस्ट पे रखा होगा ना अपनी बुक्स के अंदर। किस में से निकालें? किस में से निकालें? 140 में से, 140 में से माइनस करो। 140 में शामिल है 3? नहीं तो निकाले क्यों? 140 अलग है, 3 अलग है। तो इसलिए गुडविल की वर्किंग में 140 लिया हुआ बस। जी ये गुडविल और ये शेयर्स समझने में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, दूसरा मसला इसमें होता है SV2। तो SV2 के सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, रिटेन अर्निंग जॉइंट ऑपरेशंस होने की वजह से तो 50-50 हमने कंसोलिडेट किया हुआ है। नहीं सॉरी, जॉइंट ऑपरेशन SV1 है तो हमने सारे एसेट्स लायबिलिटीज को 80% कंसोलिडेट किया हुआ है। और जब कंसोलिडेशन किया है तो इसीलिए डेट क्रेडिटर को एलिमिनेट भी 80% किया है। और जब हम रिटेन अर्निंग की वर्किंग करेंगे तो SV1 की रिटेन अर्निंग को 2 टुकड़ों में बांटना पड़ा। यहां से पहले परसेंटेज और थी, यहां के बाद और थी, तो हमें इस हिस्से पे 50 और इस हिस्से पे 80% लगाना पड़ा। ये SV1 URP के अलावा। इसी तरह से इनकम स्टेटमेंट वो भी हमने 80% कंसोलिडेट कर दी। SV1 में बताएं। और SV2 जॉइंट वेंचर है, उस पे इक्विटी मेथड लगाना है तो इन्वेस्टमेंट में रिटेन अर्निंग का हिस्सा ऐड कर दिया और इनकम स्टेटमेंट के फेस पे शेयर ऑफ प्रॉफिट की एक लाइन आ गई। अच्छा, URP इसमें चीजें ज्यादा थी, उसकी वजह से ना कंफ्यूजन हो जाती थी, तो मैंने इसको प्रेजेंट ऐसे किया हुआ है कि पहले ना सारे पूरे URP निकाल दिए वर्किंग में। मैंने उस URP की वर्किंग करते हुए इन पे हिस्सा नहीं लगाया। मैंने इसको इस तरह प्रेजेंट किया कि पहले मैंने URP कैलकुलेट कर दिए ताकि URP की फिगर्स एक जगह नजर आ जाए। ये मैंने वर्किंग 2.1 बना के ये सारे URP निकाल दिए। अब उनके बाद जो तो था जॉइंट ऑपरेशंस के साथ वाला URP, हम चूंकि कंसोलिडेट ही 80% कर रहे हैं तो इसलिए URP भी हमने 80% उठाया। जो हमारा SV से था या SV से हमारा था, ये दोनों इन पे 80-80 लगाया। और SV2 इक्विटी मेथड लगा रहे हैं तो उनके ऊपर हमने 50% लिया, जो हमारा SV2 के साथ है और जो SV2 का हमारे साथ है, तो इन पे 50-50% लगाया है। जिसमें SV2 बायर है तो वो उसके स्टॉक से माइनस नहीं कर सकते थे तो इन्वेस्टमेंट में से माइनस किया, और जिसमें हम बायर हैं तो फिर स्टॉक में से माइनस किया। तो ये इनके URP हैं। इन 4 में से 2 पे 80-80 लगना है और 2 पे 50-50 लगना है। और इस सवाल में कुछ पूछना है सामने वालों ने तो पूछ लें जी। तो ये बताया था ना कि जो हम लोग जॉइंट अरेंजमेंट पढ़े हैं, जो इसमें सीखा है वो सिर्फ कंसोलिडेटेड में नहीं लगता, सेपरेट में भी वही रूल्स रखते हैं। ये मैंने एक लाइन नीचे शेडेड करके लिखी हुई है IFRS 11 के अंदर, सेपरेट में भी यही रूल्स रखते हैं जी। दिसंबर 16 ओके। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स ग्रुप कराया था पिछली दफा। अच्छा हस्बे तौफीक बता रहा हूं, पुराना सवाल है, प्रैक्टिस ही पड़ जाएगी। और हाँ, कंसोलिडेशन के सवाल ना आपको लिख लिख के करने पड़ेंगे। पिछला सवाल देख लें, घंटे से ऊपर लगा था, मैंने किया था वो। आप लोगों को लिख लिख के करने पड़ेंगे और उसमें छोटी छोटी चीजें ना बहुत सारी होती हैं, तो ये लिख लिख के सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस जितनी हो उतनी अच्छी है। तो एक पुराना सवाल हस्बे तौफीक होमवर्क दे रहा हूं, अगर करना चाहें तो, कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स का ही, जून 14, ये मेरी बुक में होगा क्वेश्चन नंबर 14, डेल्टा लिमिटेड। सिंपल सही है। इसमें थोड़ा सा वो कंपाउंड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स, कन्वर्टेबल, वो टेस्ट हुए हैं। ये मेरे बुक में क्वेश्चन 14 बनता है, जून 14 अटेम्प्ट का सवाल है, डेल्टा लिमिटेड। कॉम्प्लेक्स ग्रुप की ही एक और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हस्बे तौफीक अगर करना चाहें तो कर लें, पूछना हो कल तो पूछ लेना। कॉम्प्लेक्स ग्रुप SOFP डन, SOCI पे आते हैं। और SOCI भी आसान सी है, वो आप पूरी अपने जमीर से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डबल एस को पूरा कंसोलिडेट करेंगे या नहीं? करेंगे। और SOCI का सवाल है तो सारा कुछ कंसोलिडेट होता है और एंड पे प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू और टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रिब्यूटेबल टू। तो उसमें NCI का क्या ख्याल रखें? S की NCI भी आएगी और डबल एस की भी आएगी, और डबल एस की NCI भी परसेंटेज कौन सी लगा रहे होंगे? इफेक्टिव वाली। बस हो गया। तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप का SOCI बस यही है। तो अब आप एक काम ये कर दें, जबानी एक सवाल था जो आपने जबानी किया था, कॉम्प्लेक्स का मास्टर क्वेश्चन, ये आपने जबानी ही देखा था क्योंकि मैंने फिर बोर्ड पे 5 पेपर वाला करना था। SOFP देख ली थी आपने, इसी सवाल को दोबारा पढ़ के इसकी SOCI भी देख लें। कॉम्प्लेक्स ग्रुप का मास्टर क्वेश्चन SOFP के लिए जबानी देखा था आपने, तो उसी को ही पढ़ के तो SOCI के लिए भी जबानी देख लें।
इसमें अदर इनकम में एक अच्छी चीज है, वो जरूर बताना चाहूंगा, आप देख लें एक बार फिर बताऊंगा।
अरे इतना बड़ा सवाल था। अच्छा, इसमें दो चीजें बताने वाली हैं, आपने पूछी हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं खुद ही बता देता हूँ। पी ने एस में कितना किया हुआ? श्योर में 80% और श्योर की क्योर में 60 है और इसकी 10 है। इसने जब डिविडेंड बांटा है इसने, तो इसको भी गया है और इसको भी गया है, तो अदर इनकम में से हम क्या करते हैं? सब्सिडरी का डिविडेंड माइनस किया करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई इनकम नहीं है। पेरेंट की अदर इनकम में से ये भी माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे, और एस के लिए ये है तो ये भी माइनस करेंगे। और हम चूंकि अदर इनकम तो पी प्लस एस बना रहे हैं, तो अदर इनकम में से इसने जो डिविडेंड बांटा उसका 80% भी माइनस होगा, और उसने जो डिविडेंड बांटा उसका 10 भी माइनस होगा, और 60 का 80 भी माइनस होगा। इन अदर वर्ड्स, इसके डिविडेंड पे वो इफेक्टिव शेयर होल्डिंग लगा के माइनस होगा। इफेक्टिव वाली ना 10 और 48 58, मैंने ब्रैकेट में अलग अलग लिखा हुआ है। इसके डिविडेंड पे 10 भी लगाया हुआ है और फिर 60 पे 80 भी लगाया हुआ है, तो सिंपली इस पे 58 लगा लें। देखें, अदर इनकम से डिविडेंड माइनस होना है फेस पे से। अब तक हम ये डिविडेंड माइनस किया करते थे, ये भी होगा और ये वाला भी होगा, और इस पे कितनी परसेंटेज लगा के माइनस करनी है? इफेक्टिव वाली लगा दें, चाहे इफेक्टिव वाली लगा दें चाहे ये दोनों। नहीं ना, इफेक्टिव इसी को कहते हैं ना, 10 प्लस 48 58। जब हमने डबल एस में एनसीआई की वर्किंग की तो 58% यूज 42% यूज किया ना। नहीं, एसओएफपी में इफेक्टिव शेयर होल्डिंग हम किसको ले रहे थे? रिटेन अर्निंग की वर्किंग में। सर इसमें तो आपने बी टू ऑर्डर पेन किया और 35 था कि सेपरेट किया, तो क्यों वाला? तो अगर आप उस पे इफेक्टिव लगा देंगे तो यही फिगर आ जाएगी, ये कह रहा हूं। अच्छा नहीं, सॉरी, इफेक्टिव नहीं लेना, पूरा लेना, इफेक्टिव नहीं लेना, क्योंकि ये फिगर हम पेरेंट की इनकम स्टेटमेंट से उड़ा रहे हैं, ये फिगर हम एस की इनकम स्टेटमेंट से उड़ा रहे हैं। सॉरी, इफेक्टिव नहीं लेना। 10 और 60, हाँ 10 और 60, सॉरी इफेक्टिव नहीं। अच्छा, ये तो अदर इनकम से उड़ाते पहले भी थे और अब डबल उड़ा रहे होंगे, यहां तक तो फिर निस्बतन आसान है हजम करना। इसका एक और इफेक्ट है, एक मजे की चीज है, एनसीआई की वर्किंग देखें। ये दो अलग अलग हमने एनसीआई बनाएंगे, इस पे लग रहा है 20% और इस पे 42%। श्योर का पैड कितना है? 35। जब मैं गुडविल की वर्किंग करा रहा था, गुडविल नहीं, एसओएफपी में एनसीआई की मास्टर क्वेश्चन के अंदर, तो हम एनसीआई की वर्किंग करते हुए यहां से इन्वेस्टमेंट का 20% माइनस कर रहे थे। उसकी रीजन मैंने ये बताई थी कि हम लोग एस के सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज ला रहे होते हैं, इसलिए साथ एनसीआई को भी वेलकम करना पड़ता है। लेकिन हम अब एस के सारे एसेट्स ला रहे हैं सिवाय इन्वेस्टमेंट के। अभी सोल्यूशन तो खोला ही हुआ आपने, इसी में एनसीआई की एसओएफपी वाली वर्किंग देखें, उसमें श्योर के एनसीआई कॉलम में 8800 माइनस किया हुआ मैंने, इन्वेस्टमेंट के ऊपर परसेंटेज लगा के 20%। इसकी रीजन मैंने ये बताई थी कि हम लोग सब्सिडरी पे सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज कंसोलिडेट करते हैं, तो चूंकि सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज कंसोलिडेट कर रहे होते हैं जबकि इक्विटी सारी हमारी नहीं है, तो हमें एनसीआई को भी साथ कबूल करना पड़ता है। सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज, तो इक्विटी का 20% एनसीआई कह के बुलाना पड़ता है। लेकिन डबल एस आने की वजह से क्या हम एस के अब सारे एसेट्स ला रहे हैं? नहीं, उसकी इन्वेस्टमेंट इन डबल एस नहीं ला रहे। तो जब सारे एसेट्स नहीं ला रहे तो फिर एनसीआई में भी एक जगह खाली रह जाएगी, उस इन्वेस्टमेंट का 20% एनसीआई में सुराख कर देंगे फिर हम। ये मैंने तब रीजन बताई थी। अब इसी चीज को इनकम स्टेटमेंट पे लगाता हूं, क्या हम एस का सारा पैट, सारे इनकम एक्सपेंसेस यहां ला रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं लेके आ रहे, बाकी सब ला रहे हैं। ये क्या चीज है? जो इसको इससे डिविडेंड मिला है, इससे इसको डिविडेंड है, वो हमने एस की इनकम स्टेटमेंट से उड़ा दिया ना। कोई डबल इफेक्ट लिया कि वहां इनकम से निकाला, एक्सपेंस से निकाला? नहीं, बस इनकम से ही निकाल दिया। तो चूंकि हम इसकी सारी इनकम एक्सपेंसेस को ला रहे होते तो एनसीआई का प्रॉफिट में हिस्सा होता। जब हम सारी इनकम को ला ही नहीं रहे, किसको वही छोड़ रहे हैं? डिविडेंड को। तो फिर हम यहां से डिविडेंड का 20% भी छोड़ देंगे, या यहां से डिविडेंड छोड़ देंगे। क्योर से कितना डिविडेंड मिल रहा है इसको? अमाउंट क्या बन रही है? वो हम यहां से निकाल देंगे, बाकी पैट के ऊपर फिर एनसीआई बनाएंगे। और इसकी मिसाल बस डिविडेंड ही, और कोई चीज नहीं है। तो एक तो हमने अदर इनकम से पहले एस से जो पी को डिविडेंड मिलता था वो निकालते थे, अब जो डबल एस से मिलना है वो भी निकालना है, और वो भी दो निकालने हैं। इससे जो इसको डिविडेंड मिलना है वो भी निकाल देना है, और इससे जो इसको डिविडेंड मिलना है वो भी निकाल देना है। लेकिन एनसीआई में एक और काम ये करना है कि इससे जो इसको डिविडेंड मिल रहा है वो इसके पैट से निकालना।
फिर बाकी एनसीआई आगे चलेगी। और उसका लिंक मैंने उसकी बैलेंस शीट वाली चीज से बनाया है कि हम एस की जब सारी इनकम्स ले ही नहीं रहे तो इसलिए एनसीआई में से ये पोर्शन छोड़ना पड़ेगा, तो पैट में से इसको माइनस कर दें, बाकी फिर नॉर्मल एनसीआई वाला काम आगे चलाएं। तो ये दो चीजें इसमें खास थी, वर्किंग 6 अदर इनकम में और वर्किंग 7 एनसीआई में। हाँ जी, ये होता है कॉम्प्लेक्स ग्रुप। अच्छा, कॉम्प्लेक्स ग्रुप में एक छोटी सी चीज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की सुन ले, बाकी फिर जब मैं एक्विजिशन और डिस्पोजल पढ़ा दूंगा ना तो फिर चेंजेस इन इक्विटी पे हम फिर वापस आएंगे। मैंने सबसे पहले आपको चेंजेस इन इक्विटी का एक मास्टर क्वेश्चन उसका फॉर्मेट बताया था। जब मैं आपको एक्विजिशन डिस्पोजल भी पढ़ा दूंगा तो फिर हम सोसी पे दोबारा वापस आएंगे। उससे पहले कॉम्प्लेक्स ग्रुप की सिर्फ एक छोटी सी चीज है जिसका ख्याल रखना होता है। तो चैप्टर में नोट्स में आए, चैप्टर में ये लिखा हुआ है मैंने पेज 40 पे, चैप्टर में पेज 40 एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है बस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहके। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम लिखी हुई है, ये वो है जो आप कर चुके हैं, पढ़नी है लाइनें तो पढ़ लें। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एक ही लाइन लिखी हुई है, वो भी पढ़ लें। फिर उसके नीचे बड़ा जो डब्बा बना है वो समझाता हूं। इसमें मैंने ये लिखना चाहा है कि हम लोग जब सोसी का फॉर्मेट पढ़ाया था तो हम डिविडेंड की लाइन के सामने एनसीआई कॉलम में क्या लिखते थे, चेंजेस इन इक्विटी पढ़ाई थी तो उसमें भूल गए, आप ऐसा करें चैप्टर में देख लें, एसोसिएट से भी पीछे आ जाए, जहां इनकम स्टेटमेंट एंड हुई होगी ना वहां चैप्टर में पेज 23 पे है, चैप्टर में पेज 23। ये आपको मैंने चेंजेस इन इक्विटी बताई थी और फिर एक लेक्चर में इसको सॉल्व भी करके दिया था। इसमें डिविडेंड की लाइन के सामने देखें, रिटेन अर्निंग से क्या फिगर लेस हो रही है, स्टेरिक लगा के नीचे लिखा हुआ है, जो पी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट रहा है। और एनसीआई वाले कॉलम में क्या लेस हो रही है, जो एस एनसीआई को डिविडेंड दे रहा है। ये मैंने स्टेरिक लगा के नीचे लिखा भी हुआ है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर एस है तो फिर तो यही है, तो एस अपने एस डिविडेंड बांट रहा है, फर्स्ट करें 100 रुपए, तो उसमें से 80 हमें आ रहा है, 20 एनसीआई को जा रहा है, तो ये 20 है जो एनसीआई के कॉलम में लिखते थे। अब अगर डबल एस आ जाएगा, जैसे यही मिसाल है, तो इसमें 60 उसका है, 10 हमारा है, ऑफिशियली बगैर कोई इफेक्टिव निकाले हुए। ऑफिशियली एनसीआई वालों के पास कितना है, 30, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन में इफेक्टिव एनसीआई 42 यूज कर रहे थे, ऑफिशियली एनसीआई के पास 30 है। तो ये जो डिविडेंड के सामने एनसीआई कॉलम में लिखना है वो ये लिखना है, ये नहीं, ये कहा है मैंने, ये पेज 40 पे ये लाइन का मतलब है, पेज 40 पे ये मतलब है इस लाइन का। नहीं, ये बॉक्स में समझाता हूं आपको, बस एसोसीआई और सोसी वाली लाइन निकालता पढ़ने को। चलें बॉक्स में समझाता हूं। ये बात मैंने ना आधी अधूरी पहले कभी की हुई है, ये मैं जब आपको नॉर्मली एसोसिएट पढ़ा रहा था ना तब ये बात मैंने की हुई है कि अगर एस की कोई एसोसिएट है तो सवाल करने पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे इक्विटी मेथड सॉल्व होता है सब वैसे ही होगा, जो हम लोग अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग पे 40% लगा के इन्वेस्टमेंट में ऐड करते हैं और रिटेन अर्निंग के कॉलम में ऐड करते हैं, तो अब क्या फर्क पड़ेगा। इसके ऊपर
40% लगा के पहले हम यहां ऐड किया करते थे। अगर पेरेंट की बजाय सब्सिडरी का एसोसिएट है तो मैंने कहा था सब सवाल वैसे ही सॉल्व होगा, बस ये यहां पर। और इनकम स्टेटमेंट में हम लोग प्रॉफिट के ऊपर 40 लगा के इनकम स्टेटमेंट के फेस पे तो लाते ही है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में भी ऐड करेंगे। ये नॉर्मल एसोसिएट पढ़ाते हुए बताया था मैंने, चलो दोबारा बता दिया। एफपी का सवाल है तो जैसे इक्विटी मेथड लगता है वैसे ही लगेगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट बिल्कुल वैसे ही होगा। इसके परसेंटेज लगा के हम पहले इस कॉलम में लाते थे, बस सिर्फ फर्क यह है कि अब इस कॉलम में लाएंगे और इस कॉलम में जब ले आएंगे उसके बाद फिर यह कॉलम फाइनल होगा जिसका 80 इधर और 20 एनसीआई में। सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि इधर की बजाय इधर लिखना। और इनकम स्टेटमेंट का सवाल में इनकम स्टेटमेंट के फेस पे तो लिखना ही है, एनसीआई की वर्किंग में एस के पैड में ऐड भी करना है। ये था सादा एसोसिएट का, अगर इसका एसोसिएट है तो। ये मैंने दोबारा बता दी बात, अगर तब नहीं लिखी थी तो हम लिख लें बेशक। हाँ जी, अच्छा अब मैंने इस पेज 40 पे डब्बे में क्या लिखा हुआ है? डब्बे में मैंने ये लिखा हुआ है देखिए, अब ये इंडिविजुअली इसकी या इसकी एसोसिएट नहीं है, 15 और 10 है, लेकिन डबल एस में भी हमने ऐसा केस किया, एक पास पेपर के सवाल में ऐसा ही था कि ना वो इसकी सब्सिडी थी ना इसकी थी, लेकिन मिला के 50 से ऊपर था। तो ऐसे एसोसिएट के साथ भी हो सकता है कि ये इंडिविजुअली इसकी और इसकी दोनों की नहीं है, लेकिन दोनों की मिला के 20 या 20 ऊपर निकल रहा है, तो है ये एसोसिएट। इस सूरत में जैसे हम डबल एस में इफेक्टिव होल्डिंग, इफेक्टिव एनसीआई निकाल रहे थे, इसमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें 15 और 10 25 ही है। हाँ, एहतियात क्या पड़ेगी कि इसके ऊपर 25% लगाने की बजाय क्या करें, 15 इधर और 10 इधर, बस ये फर्क पड़ेगा। यानी कोई इफेक्टिव परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, यानी ये करने की जरूरत नहीं है कि 15 का 80 और ये 10, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एसोसिएट में 25 ही है, इक्वल जैसे लगता है वैसे ही लगेगा, लेकिन रिटेन अर्निंग अदर रिजर्व पे जब हम यहां परसेंटेज लगा के यहां या यहां लिखते थे तो दोनों जगह लाएंगे 15 इधर 10 इधर। इफेक्टिव परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने इस डब्बे में लिखा हुआ है सारा। नहीं, एनसीआई का क्या काम है इसमें? जब हमने इस पे 15 लगा के यहां लिख दिया, इस कॉलम के अंदर आ गया ना, तो बस अब इसके ऊपर 80 इधर है और 20 उधर है। इस डब्बे के अंदर मैंने 3 पैराग्राफ लिखे हुए, 2 बता दिए, ये 2 पढ़ ले, फिर तीसरा बताता हूं।
कौन सा जी? डब्बे के अंदर तीसरा पैराग्राफ। अच्छा, पहले पैराग्राफ में। अच्छा, ये जो पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है ना, तीसरी लाइन में, उसका मतलब है कि हमारी एक एसोसिएट थी 40%, ये A2 है, इसका भी इसमें 5% शेयर है, तो इसको इग्नोर करें। पेरेंट और सब्सिडरी, क्योंकि ये इसकी पूरी मर्जी में होता है ना, तो इसलिए इन दोनों के शेयर्स मिला के देखने, इसका नहीं। और इस 5% का क्या करना है, ये मैंने आईएस वाले पैराग्राफ छापे, मतलब आईएस की वर्डिंग है। इस 5 का क्या करना है वो मैंने तीसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ, वो बताता हूं। पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन का मतलब यह है कि हमने जब इसके ऊपर 15 और 10 लगाना है, तो 15 इधर और 10 इधर, और ये तय करने के लिए कि वाकई एसोसिएट भी है कि नहीं, तो 15 और 10 को मिला रहे हैं ना, इस 5 को नहीं मिला रहे। तो फिर इस 5 का क्या करना है, ये मैंने तीसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ये वाली बात ओके है, तो मैं तीसरा पैरा समझाता हूं। तीसरा पैराग्राफ ये है कि जब हम इसके ऊपर इक्विटी मेथड लगा रहे होंगे, इसके ऊपर क्या कर रहे होंगे, इसकी रिटेन अर्निंग पे 40 लगा के इस कॉलम में लाएंगे और इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे। जब हम इसके ऊपर इक्विटी मेथड लगा रहे होंगे, जरा गहरी बातें ध्यान से सुनिएगा, जब हम इसके ऊपर इक्विटी मेथड लगा रहे होंगे, तो ये जो इक्विटी मेथड है, जॉइंट अरेंजमेंट, जॉइंट ऑपरेशंस, एसोसिएट, ये सिर्फ ग्रुप बैलेंस शीट में लगता है या इंडिविजुअल में भी लगता है? इंडिविजुअल में भी लगता है ना। तो इसका सवाल बाद में सॉल्व करेंगे, पहले उसकी बैलेंस शीट में वो 25 से, सॉरी, इसका सवाल बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसकी बैलेंस शीट में इक्विटी मेथड का हिस्सा लगा के लाएंगे। इसकी बैलेंस शीट पहले इक्विटी मेथड पे बनाएंगे, फिर जो इसकी रिटेन अर्निंग बनेगी उस पे 40 लगाएंगे। ये मैंने तीसरे पैराग्राफ में लिखी हुई बात है। वो सर मैंने 15, वो 5 पे तो वो कुछ नहीं है ना। ये अगर उसका मैंने एसोसिएट बनवाना हो तो मैंने ये बात की कि पहले उस पे इक्विटी मेथड लगाएंगे, उसके बाद, और अगर 5 है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर तो सादी इन्वेस्टमेंट उसकी, बस फिर तो उस पे आईएफएस नहीं लग रहा होगा। ये जो तीसरा पैराग्राफ है ये वो 25 के साथ है। अभी जो मैंने यहाँ 25 किया था ना, तीसरा पैराग्राफ ये है कि अगर एसोसिएट की कोई एसोसिएट है तो पहले उस पे इक्विटी मेथड लगा लें, फिर इसको सॉल्व करें। कॉम्प्लेक्स ग्रुप बस, अच्छा चूंकि मैंने वो कोर्स में हेडिंग चेंज करनी होती है तो ये 65 बस, इसके बाद में स्टेप एक्विजिशन शुरू करता हूँ, बस 65 बस।